तो फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ अजीब और घिनौने रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ सोल्स को मूव करने की बात की जा रही होती है। फिर कुछ औरतों को बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और फाइनली यहाँ किसी डीमन टारिन का जिक्र होता है। इस खतरनाक इंट्रो सीन के बाद हम एक बच्ची से मिलते हैं, पाइपर, जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि उसे हल्की फुल्की शेप्स और लाइट नजर आती है, लेकिन वो इंसानों को प्रॉपर्ली देख नहीं सकती। पाइपर का बड़ा भाई है एंडी, जो 3 महीने में 18 साल का हो जाएगा। एंडी असल में पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली इनके पापा ने 2 शादियां की थी, पहली बीवी से एंडी और दूसरी बीवी से पाइपर। लेकिन इसके बावजूद एंडी और पाइपर आपस में काफी क्लोज है। एक दिन उनके पिता बाथरूम में गिरकर मर जाते हैं और दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। फिर एक लेडी आती है, वेंडी, जो कि चाइल्ड सपोर्ट डिपार्टमेंट से है। वो दोनों को एक औरत के घर छोड़ने आती है, नाम है लॉरेन। लॉरेन पहले इसी डिपार्टमेंट में एक काउंसलर के तौर पर काम कर चुकी थी, इसीलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि लॉरेन इन बच्चों को अच्छे से संभालेगी। वैसे लॉरेन सिर्फ पाइपर को ही लेना चाहती थी, लेकिन एंडी कहता है कि बस 3 महीने में वो 18 का हो जाएगा और तब वह पाइपर की गार्डियनशिप के लिए खुद अप्लाई कर देगा। इसीलिए लॉरेन रिलक्टेंटली मान जाती है कि एंडी भी उसके घर आ सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी और पाइपर के बीच एक कोड वर्ड है, ग्रेप फ्रूट। इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस एक ट्रस्ट सिग्नल की तरह है। मूवी में इसे कई बार यूज किया गया है, इसलिए मैंने अभी बता दिया ताकि आगे एक्सप्लेन करते हुए मैं इसे बार बार रिपीट न करूं। खैर, अब एंडी और पाइपर लॉरेन के घर आ जाते हैं। लॉरेन उन्हें बड़ी गर्मजोशी से वेलकम करती है, लेकिन व्यूअर्स साफ साफ समझ जाते हैं कि वो सिर्फ पाइपर को पसंद कर रही है और एंडी को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। जैसे कि जब वो सेल्फी लेती है तो एंगल ऐसा रखती है जिसमें एंडी का चेहरा कवर हो जाता है। फिर वो बार बार एंडी का नाम गलत लेती है, जैसे उसे याद ही नहीं कि उसका नाम क्या है। लॉरेन के घर में एक और फॉस्टर चाइल्ड भी है, नाम है ओलिवर। ओलिवर म्यूट है। लॉरेन बताती है कि उसकी एक बेटी थी, कैथी, जो ब्लाइंड थी और एक पूल एक्सीडेंट में डूबकर मर गई। उसी इंसिडेंट के बाद से ओलिवर सेलेक्टिवली म्यूट हो गया। अब हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन फिलहाल कोई काम वगैरह नहीं कर रही है और हो सकता है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही हो। आगे पाइपर और एंडी को अपना अपना कमरा मिल जाता है और फिर लॉरेन एंडी से बात करने आती है। बातचीत के दौरान जब एंडी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है तो लॉरेन अचानक उसका फोन उठा लेती है और उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। इस पर जब एंडी रिएक्ट करता है तो लॉरेन ऐसे बिहेव करती है जैसे एंडी उस पर हमला कर रहा हो, जबकि एंडी तो बस अपना फोन वापस मांग रहा था। फिर हम देखते हैं कि लॉरेन चुपचाप पाइपर पर नजर रख रही होती है और दूसरी तरफ ओलिवर भी काफी क्रीपी तरीके से बिहेव करने लगता है। लॉरेन बार बार अपने फोन पर वेदर प्रेडिक्शन चेक कर रही थी और फोरकास्ट में भारी बारिश की संभावना दिख रही थी। अब उसी रात एंडी नोटिस करता है कि लॉरेन ओलिवर को लेकर अपने घर के बाहर वाले किसी चेंबर की तरफ जा रही थी। एंडी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने बेड में ही पेशाब कर दिया है। नाउ दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि एंडी ऑलमोस्ट 18 साल का था और उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। हम समझ सकते हैं कि एंडी अब भी अपने पापा के गुजर जाने से ट्रॉमेटाइज था और उसे बाथरूम देखकर ही डर लग रहा था, क्योंकि उसके पापा की मौत भी बाथरूम में ही हुई थी। अब उस दिन एंडी के पापा की फ्यूनरल थी, लेकिन यहाँ भी एंडी अपने पिता के डेड बॉडी को ठीक से देख नहीं पा रहा था। जब पाइपर ने उससे पूछा तो एंडी बस इतना कहता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, जबकि असल में उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पापा को अंतिम बार देख सके। अब लॉरेन चुपके से एंडी के पापा के सिर से एक बाल काट कर रख लेती है और फिर एंडी पर जोर डालती है कि वह अपने पापा को देखे और उन्हें एक फाइनल गुड बाय किस दे। एंडी के लिए ये सब बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। सबके चले जाने के बाद लॉरेन भी एंडी के पापा की लाश को किस करती है। वही दूसरी तरफ ओलिवर घर पर ही था और बार बार ग्लास डोर पर हाथ पटक रहा था। फिर वो कांच तोड़ देता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है, लेकिन बिना किसी परवाह के वो घर के बाहर वाले चेंबर के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अब ओलिवर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ लॉरेन घर वापस आती है और एंडी पाइपर के साथ थोड़ा पार्टी जैसा माहौल बनाती है ताकि दोनों बच्चे अपने पापा के जाने का गम थोड़ी देर के लिए भूल सके। लॉरेन यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को पीने भी देती है और ये तीनों ठीक ठाक बॉन्ड करने लगते हैं। एक पॉइंट पर जब सब थोड़ा ड्रिंक कर चुके होते हैं तो एंडी और लॉरेन आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। लॉरेन बताती है कि वो अब भी अपनी बेटी की मौत को नहीं भुला पाई है। वो कहती है कि अगर उसे अपनी बेटी के मुंह से एक बार फिर मॉम सुनने को मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। वहीं एंडी बताता है कि उसके पापा उसे मारा करते थे। जी हाँ, एंडी के पिता उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को आवाज ना सुनाई दे, लेकिन वही पिता पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनकी दूसरी बीवी की बेटी थी और वो अपनी दूसरी बीवी को ज्यादा पसंद करते थे। इन्हीं सब वजहों से एंडी बचपन में बदमाशी करता था ताकि उसे अपने पापा का अटेंशन मिल सके, और उसने कुछ ऐसा कांड भी किया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। अब वो क्या कांड था वो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। फॉर नाउ इन सारी बातों के बाद एंडी सोने चला जाता है, लेकिन जैसे ही एंडी सोता है लॉरेन एक मग में सुसु करती है और फिर वो सारा सुसु एंडी के पैंट पर डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, एंडी ने खुद अपना बेड वेट नहीं किया था, बल्कि लॉरेन ही ये सब कांड कर रही थी। लॉरेन यहाँ एंडी को मेंटली परेशान कर रही थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी इज नॉट फिट फॉर गार्डियनशिप ऑफ पाइपर। इसके बाद लॉरेन एंडी का फोन उसकी फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसका पूरा फोन चेक करने लग जाती है। उसी वक्त लॉरेन को ओलिवर की बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है तो वो जाकर उसे पकड़ती है और नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से कुछ अजीब बातें करती है, जैसे मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन डोंट वरी, जल्दी ही वो टाइम आएगा जब तुम खा सकोगे। यहाँ
ओलिव भी लॉरेन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था और एक पॉइंट पे तो लॉरेन को मिरर में ओलिव की जगह एक डीमन दिखाई देता है जिससे मिरर टूट जाता है। सो यस, ओलिवर नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर डीमन श्योरली है। अब अगली सुबह लॉरेन जानबूझकर एंड्री के कपड़े धोने की बात छेड़ती है और फिर पाइपर के सामने ये पॉइंट आउट करने लगती है कि देखो एंड्री ने बेड पर ही सुसु कर दिया है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को अपने साथ कहीं बाहर ले जाती है। घर पर अब सिर्फ एंड्री और ओलिवर ही होते हैं। अब एंड्री को वॉशरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वो बाहर जाकर नहाने का फैसला करता है। नहाने के बाद एंड्री ओलिवर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और उसे खाने के लिए एक कैंटलूप यानी खरबूजा देता है। लेकिन दोस्तों, ओलिवर तो खरबूजे की जगह चाकू ही चबाने लगता है और इससे उसका पूरा मुंह कटने लगता है। एंडी घबरा जाता है और तुरंत ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि लॉरेन के पूरे घर के चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना हुआ है। जैसे ही एंड्री ओलिवर को उस सफेद सर्कल के पास लाता है, ओलिवर अजीब तरह से रेजिस्ट करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब इससे पहले कि एंड्री उसे सर्कल एरिया से बाहर ले जाए, लॉरेन आ जाती है और वह एंड्री पर खूब चिल्लाती है। फिर ओलिवर को वापस घर के अंदर ले जाती है। लॉरेन ओलिवर को एक कमरे में ले जाकर VHS टैप पर कोई रिचुअल जैसा देखने लगती है। अब दोस्तों, ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखे थे, जहाँ एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ से गोल गोल रगड़ते हैं। लॉरेन भी ओलिवर के सर पर वैसा ही गोल सर्कल मोशन में रगड़ती है और सरप्राइजिंगली ओलिवर एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद लॉरेन उसे एंड्री के पापा के बाल खाने के लिए देती है और ओलिवर वो बाल खाने लगता है। ओलिव के शांत होने के बाद लॉरेन पूरे इंसिडेंट का ब्लेम एंड्री पर डालती है और यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। असल में लॉरेन ही वो इंसान थी जो रिपोर्ट करेगी कि एंड्री फिट है या नहीं पाइपर की गार्डियनशिप के लिए। और ऑफ कोर्स लॉरेन तो एंड्री को अनफिट ही डिक्लेयर करेगी। इस पॉइंट तक आते आते हम सबको लॉरेन पर पूरा शक हो जाता है कि वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है और उसके अंदर एक नहीं कई रेड फ्लैग्स नजर आने लगे हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा, लॉरेन अपने डॉग को स्टफ करके रखती है, यानी उसे मरने के बाद भी छोड़ नहीं पाई। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि लॉरेन अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती है और अब जब उसकी बेटी नहीं रही तो शायद उसी को लेकर वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अब उसी रात की बात है जब एंड्री नहाने जाता है, तभी बाथरूम में ओलिवर आता है। लेकिन एंड्री को ओलिवर की जगह अपने पापा दिखाई देते हैं। मतलब ये एक हाल्यूसिनेशन था जहाँ उसके पिता उसे कह रहे थे कि वो बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंड्री घबरा जाता है और बाथरूम में ही गिर पड़ता है। उसके सिर में चोट आती है और उसे कंकशन भी हो जाता है। अगले सीन में हम एंड्री को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो रिकवर कर रहा होता है और लॉरेन उससे मिलने आती है। एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई बारिश में मरेगी। ये सुनकर लॉरेन कुछ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन अगले ही पल वो बात पलट देती है और कहती है शायद ये तुम्हारी हाल्यूसिनेशन होगी क्योंकि तुम्हारे पापा की डेथ शावर में हुई थी, इसलिए तुम्हें बारिश और मौत से जुड़े विजन आते होंगे। अब लॉरेन वापस घर आती है और तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। लॉरेन बारिश में पाइपर के साथ डांस करती है, अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर उसे अपनी बेटी के कपड़े पहना देती है। यहाँ लॉरेन धीरे धीरे अपना एजेंडा पुश करना शुरू करती है। वो कहती है कि पाइपर को हमेशा उसके साथ ही रह जाना चाहिए। ये सुनकर पाइपर बोलती है कि मैं और एंड्री कुछ महीनों में अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वीकेंड्स पर मिलने आते रहेंगे। अब ये सुनकर लॉरेन के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो पाइपर से कहती है कि चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो पाइपर को घर के बाहर वाले चेम्बर या शेड में ले जाती है और वहाँ फ्रीजर में कैथी की लाश रखी होती है। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन अपनी बेटी की डेड बॉडी को आज तक प्रिजर्व करके रखे हुए थी। वो पाइपर से कहती है कि इसे टच करो। पाइपर उस लाश को हाथ लगाती है और कहती है कि ये तो मीट जैसा फील हो रहा है, लेकिन वो लाश को देख नहीं पाती। अब अगले सीन में लॉरेन एंड्री को घर वापस लाती है। यहाँ हम कुछ और डिटेल समझ पाते हैं, जैसे एंड्री एक्सरसाइज करता था, क्रिएटिन लेता था, तो लॉरेन शायद ये सब नोटिस कर चुकी थी और वो एंड्री के सप्लीमेंट्स में कुछ मिलाने लगी थी। शायद कोई ऐसी चीज जिससे एंड्री का हार्मोन लेवल बढ़े, वो गुस्से में आ जाए, खुद को कंट्रोल न कर पाए। अब ये बात मूवी में डायरेक्टली नहीं दिखाई गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेन बिहेव कर रही थी, आई थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब आइडियली मुझे ये बात थ्योरीज वाले सेक्शन में रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। एनीवेज, उसी रात लॉरेन कुछ भयानक करती है। वो खुद पर एंडी का बॉडी स्प्रे मारती है, फिर चुपके से पाइपर के रूम में जाती है जब पाइपर गहरी नींद में होती है और फिर पाइपर के फेस पर जोर से पंच मारती है और भाग जाती है। पाइपर दर्द में चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन पाइपर को क्या स्मेल आती है? वेल, एंडी के बॉडी स्प्रे की, और ऐसे में पाइपर को लगता है कि उसे एंड्री ही मार के भागा है। अगली सुबह लॉरेन बहुत ही चालाकी से पूरा इल्जाम एंडी पे डाल देती है। वो कहती है कि कल रात मैंने खुद एंड्री को पाइपर के रूम में जाते देखा था और वही पाइपर को चोट पहुंचाया है। ये सब सुनकर एंड्री बौखला जाता है। वो काइंड ऑफ कंट्रोल खो देता है, मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स जो कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में मिला रही थी। लॉरेन यहाँ तक कह देती है कि एंडी पता नहीं क्या क्या खाता पीता रहता है, जिस वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हैं और वो एग्रेसिव हो गया है। वो एंड्री के पिता को भी ब्लेम करती है, कहती है कि उसके पापा उसे मारा करते थे और अब एंड्री भी अपनी बहन को वैसे ही मार रहा है। मतलब लॉरेन ये इम्प्लाई करना चाह रही थी कि एंडी पाइपर से जलन रखता है। अब पाइपर को तो ये सब नहीं पता था कि उसके पापा एंड्री को मारते थे। ये बात उसके लिए एक शॉक थी और ऑनेस्टली इस पॉइंट तक पाइपर को भी लगने लगता है कि शायद सब कुछ एंड्री की ही वजह से हो रहा है। इतनी सारी बातें सुनकर एंड्री पूरी तरह से टूट जाता है और तुरंत ही अपनी कार में बैठकर घर से निकल जाता है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉरेन का असली प्लान क्या था, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी। तो दोस्तों, दरअसल लॉरेन चाहती है कि उसकी मरी हुई बेटी कैथी की आत्मा
पाइपर के शरीर में आ जाए। जी हाँ, मूवी की शुरुआत में जो हमने रिचुअल्स देखे थे वो इसी प्रोसेस का हिस्सा थे। लॉरेन उन VHS टेप से ये सब सीख रही थी जो उसे कहीं से मिल गई होगी। वैसे भी हमने मूवी के पहले सीन में देखा था कि कल्ट वाले लोग अपने रिचुअल्स रिकॉर्ड करते थे। अब इस रिचुअल के लिए लॉरेन ने पहले एक डेमन टारिन को बुलाया था और उसे ओलिवर के शरीर में डाल दिया। ओलिवर लॉरेन का कोई फॉस्टर बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उसे कहीं से किडनैप करके लाई है। इसीलिए ओलिवर हमेशा चुप रहता है, अजीब तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर डेमन टारिन है। अब रिचुअल के हिसाब से टारिन को उस इंसान की बॉडी खानी होगी जिसकी आत्मा को फिर से जगाना है, यानी कि इस केस में कैथी की लाश और कैथी की आत्मा को किसी और शरीर में ट्रांसफर करना होगा जो कि पाइपर का शरीर होगा। लेकिन इसके लिए पाइपर की मौत भी ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे कैथी की हुई थी, स्विमिंग पूल में डूबकर और बारिश के वक्त, क्योंकि कैथी भी बारिश के समय ही मरी थी। अब समझ आ रहा होगा क्यों लॉरेन भारी बारिश का इंतजार कर रही थी। एंडी लॉरेन के इस पूरे प्लान में एक कांटे की तरह था, इसलिए लॉरेन उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। अब आप पूछ सकते हैं कैथी की आत्मा पाइपर में कैसे आएगी? तो इसके पीछे थ्योरी ये है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा शरीर में कुछ समय तक मौजूद रहती है, तो जब टारिन कैथी की बॉडी खाएगा तो वो उसकी आत्मा भी निगल जाएगा और फिर वो आत्मा को स्पिट आउट करेगा पाइपर के शरीर में। अब ओलिवर जिसके अंदर टारिन है बेचैन हो रहा था कैथी को खाने के लिए, इसलिए वो बार बार घर के बाहर वाले शेड में जाने की कोशिश करता था क्योंकि वहाँ कैथी की लाश रखी थी। अब लॉरेन फाइनल रिचुअल की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उसने पाइपर को गोल बॉल प्रैक्टिस वाली जगह छोड़ दिया ताकि घर पर अकेले ये सब कर सके। दूसरी तरफ एंडी पहुंचता है वंडी के ऑफिस में और वहाँ उसे एक मिसिंग चाइल्ड का पोस्टर दिखता है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि ओलिवर ही था, जिसका असली नाम था कॉर्नर बर्ड। यानी लॉरेन ने किसी रैंडम बच्चे को किडनैप किया था और उसके शरीर में टारिन डेमन डाल दिया था। एंडी ये सारी बात वंडी को बताता है, लेकिन वंडी उस पर भरोसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक तो वंडी और लॉरेन पहले साथ काम कर चुके हैं और लॉरेन यहाँ की बेस्ट काउंसलर मानी जाती थी। वंडी को लगता है लॉरेन तो पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, ये सब कहाँ से आ गया? और दूसरी बात, लॉरेन ने वंडी से पहले ही एंडी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें कर दी थी, इंक्लूडिंग ये कि एंडी ने अपनी बहन को मारा है। अब एंडी वहाँ सिर्फ एक बात कहता है, मैं कभी अपनी बहन को चोट नहीं पहुँचा सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इनफैक्ट जब एंडी सिर्फ 8 साल का था तो एक बार उसने सच में पाइपर को मारा था और यही वो इंसिडेंट है जिसकी बात हमने पहले की थी। उसी दिन एंडी ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी पाइपर को हाथ नहीं लगाएगा। अब जब एंडी विंडी के सामने रो के अपनी बात बता रहा होता है तो विंडी को लगता है कि शायद ये लड़का सच बोल रहा है और इसी वजह से वो सोचती है कि चलो एक बार लॉरेन के घर जाकर चेक कर लेते हैं। बस फिर क्या था, दोनों कार में बैठते हैं और रास्ते में एंडी पाइपर को एक वॉइस मेल भेजता है। उसमें वो कहता है लॉरेन मोस्टली इविल है और मैं तुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, भले ही हमारे डैड मुझे हर्ट करते थे। अब इस वॉइस नोट में विंडी की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है जो एंडी को कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर के अंदर बैठा डेमन टारिन और भी ज्यादा रेस्टलेस हो रहा था। वो घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है, यहाँ तक कि वो खाने की चीजों के अलावा टेबल फ्लोर जो दिख रहा है वो सब खाने लगता है। अब ओलिव एकदम डेमन की तरह लगने लगा था और जब लॉरेन वापस घर आती है ओलिवर उस पर भी हमला कर देता है, उसका हाथ बुरी तरह काट देता है। लॉरेन जैसे तैसे उसे बाहर बंद कर देती है, लेकिन ओलिवर अब खुद को ही खाना शुरू कर देता है। फिर लॉरेन खून से एक सर्कल बनाती है और ओलिवर को कैल्म डाउन करने की कोशिश करती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पाइपर का फोन लॉरेन के पास ही था और वो एंडी का भेजा हुआ वॉइस मेल सुन लेती है, उसमें विंडी की आवाज भी सुनाई देती है। तो लॉरेन समझ जाती है कि विंडी और एंडी दोनों घर की तरफ ही आ रहे हैं। अब जल्दी से लॉरेन पूरे घर को क्लीन कर देती है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। जब विंडी वहाँ पहुँचती है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन तभी विंडी नोटिस करती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा है। वो पूछती है ये कैसे हुआ? लॉरेन के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और वो एकदम से चिल्लाने लगती है, मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को वापस लाना है। अब इस पॉइंट पे विंडी को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि लॉरेन मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है और वो भाग के बाहर आ जाती है। बाहर एंडी विंडी को वो शेड दिखाता है जिसके अंदर कैथी की लाश पड़ी होती है और ओलिवर उस लाश को खाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉरेन अपनी कार से दोनों को ठोक देती है। इस टक्कर में विंडी की मौके पर ही मौत हो जाती है और एंडी भी गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर जाता है। लॉरेन कार से बाहर आती है और एंडी को एक वाटर पडल में डुबाकर मार देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर वापस लाती है। अब यहाँ पर ओलिवर जो एंडी का थोड़ा मांस खा चुका था वो एंडी की आवाज में बोलने लगता है। वो पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन जब पाइपर ओलिवर को टच करती है तो उसे समझ आता है कि ये एंडी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉरेन ने उसे बताया था कि ओलिवर के लाल करली बाल है, लेकिन जब पाइपर ने उसका सिर टच किया तो वहाँ बाल ही नहीं थे। बस फिर क्या था, पाइपर को शक हो जाता है और वो फटाक से भाग के खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। अब बाहर लॉरेन चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है पाइपर बाहर आओ, लेकिन पाइपर बाहर नहीं जाती। इसी दौरान पाइपर फील करती है कि बाथरूम में कोई और है और वो और कोई नहीं एंडी की लाश होती है। ये देखकर पाइपर पूरी तरह टूट जाती है और उसी वक्त लॉरेन बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। इस पॉइंट पे लॉरेन फाइनली अपना पूरा इविल प्लान एक्सपोज करती है। वो क्लियरली कह देती है कि मैं पाइपर को डुबोकर मारना चाहती हूँ। ये सुनते ही पाइपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं सकती थी तो भागते हुए दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घसीटते हुए पूल में ले जाती है और उसे डुबाना शुरू कर देती है। अब डूबते डूबते
पाइपर को होश आता है और वो किसी तरह पानी के ऊपर आकर चिल्लाती है, मम। अब यहाँ पे मम का मतलब मॉम होता है और ये सुनते ही लॉरेन फ्रीज हो जाती है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पाइपर ने मुझे मॉम बुलाया। शायद लॉरेन को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है, या फिर शायद उसके अंदर की माँ वाली भावना एक पल को जाग गई हो। बस इसी ब्रेक मोमेंट का फायदा उठाते हुए पाइपर पूल से बाहर निकलती है और गिरते पड़ते घर से बाहर भाग जाती है। अब लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को पूल में लेकर आती है और उधर ओलिवर, जिसके अंदर डेमन टारिन है, जो असल में कॉनर बर्ड नाम का लड़का था, वो रिचुअल के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही पाइपर भागती है, डेमन भी उसके पीछे भागता है। पाइपर भागते भागते रोड तक पहुंच जाती है, जहां एक कार वाला कपल उसे देख लेता है और रेस्क्यू करता है। अब क्योंकि डेमन टारिन रिचुअल वाले सर्कल से बाहर आ चुका था, तो उसका असर खत्म हो जाता है, यानी कॉनर बर्ड के अंदर का डेमन निकल जाता है। अब वो कपल पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आकर कॉनर बर्ड को रेस्क्यू करती है, जो काफी इंजर्ड था लेकिन अब नॉर्मल हो चुका था। फिर पुलिस लॉरेन के घर पहुंचती है, जहां लॉरेन अपनी बेटी की लाश को गोद में लेकर पूल में बैठी होती है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रिंग हर बैक फिल्म की पूरी कहानी।